हेलो फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और लेक्चर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि एक्चुअल में चैप्टर 5 तुम्हारा एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो इट इज फ्रॉम चैप्टर 5 एंड दिस कंप्लीट यूनिट इज नोन एज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जो तुम्हारा इवोल्यूशन भी आएगा इसमें, द चैप्टर 7 इज इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इस वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 5 इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। यहाँ पे मेंडल ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे, उनके आसपास जो पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो पहले ये क्लियर करते हैं आपस कि हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता क्या है। देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को अपने जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग दैट, जितने भी फीचर्स जो हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको आगे भेजने की प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको बहुत जगहों पे हेरिडिटी भी कहा जाता है, हेरिडिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी में होता क्या है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फीचर्स बोल दो या जेनेटिक कैरेक्टर्स बोल दो, जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये चीज सीखते हैं कि किस तरह से यहां पर जेनेटिक्स में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। बट एक चीज है, हम लोग देखेंगे कि जैसे मैं हूं, मैं अपने मम्मी पापा से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हूं। इनफैक्ट मेरा जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, वो भी मेरे से आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे हमारे पास क्या होते हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो चीजें इनहेरिट तो हो रही हैं इवन फ्रॉम सेम पेरेंट, बट देयर आर सम माइनर चेंजेस। जो माइनर चेंजेस हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो द डिग्री ऑफ चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर, तुम बोल सकते हो डिग्री ऑफ चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं या जो फीचर है या ट्रेट्स हैं, उनके अंदर जो चेंज है, उनके अंदर जो डिग्री आई, जितना भी चेंज आया है, that you can say that these are variations। ठीक है, एक टर्म तुम्हें लगाओ, यहां पे कैरेक्टर भी है। ठीक है, और मैं एक टर्म और यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ट्रेट्स। ठीक है, तो तुम सिंपल समझो, कैरेक्टर कोई सा भी ऐसा फीचर जो पेरेंट्स से बच्चों में आएगा ही आएगा, तो उसको तुम बोलोगे कैरेक्टर। ठीक है, और ट्रेट्स उसके अल्टरनेटिव फॉर्म, लेट्स से बाल, ठीक है, हेयर शेप बोल लो, हेयर कलर बोल लो। ठीक है, लेट्स से हेयर शेप, भाई मेरे पास जो है स्ट्रेट हेयर्स है। ठीक है, अभी स्ट्रेट हेयर है मेरे पास बॉडी में, तो ये मतलब सिर्फ हेयर जो हमारे पास शेप है वो एक कैरेक्टर हुआ, बट स्ट्रेट हेयर एक ट्रेट हो गई। ऐसे हमारे पास कर्ली हेयर्स होते हैं, तो वो भी एक ट्रेट हो गई। तो कैरेक्टर इज एनी इनहेरिटेबल फीचर, कोई सा फीचर जो इनहेरिट होगा ही होगा। ठीक है, बट ट्रेट क्या होगी, उसकी फॉर्म जो हमारे पास अलग तरह के वेरिएशंस उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कहानी जेनेटिक्स की शुरू कहां से होती है, तो जेनेटिक्स की कहानी शुरू होती है हमारे पास एक्चुअल में, हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे जब समझेंगे, वो समझेंगे हम लोग जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत रेफरेंस लेंगे। तो चैप्टर 4 से और 3 से तुम लोग जानते हो कि हमारे पास कि हमारे अंदर ही क्रोमोसोम्स आते कैसे हैं। ठीक है, तुम्हें समझाया था मैंने कि आपस स्पर्म एंड ओवा होते हैं एंड वो आपस में फ्यूजन करते हैं, एंड फ्यूजन करने के बाद क्या करते हैं आपस, वो एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। बट एक चीज समझो, देखो ये स्पर्म है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ऐसे ही ओवा है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाओ, हमारे पास क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होंगे ना। बट यहां तो खैर वो एक डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं, इतना क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं, वो जाके दोबारा कंडेंस करते हैं। बट जब ये फ्यूजन करते हैं ना, तो बनता है जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होगा, इधर क्रोमोसोम नंबर 1 जो होगा वो इधर के क्रोमोसोम नंबर 1 से मिल जाएगा। अब क्यों मिलेगा वो बताता हूं, इधर देखो जो ये क्रोमोसोम आपस में मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक सबसे जो कॉमन बेसिस होता है वो होता है उनका साइज, और दूसरा होता है उनकी शेप। ठीक है, कि साइज और शेप के बेसिस पे, क्योंकि वन को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो ये तो देखेगा कि भाई जो मेरे से इतना लंबा है और जिसकी शेप मेरे से क्या कर रही है, मैच कर रही है, वही होगा हमारे पास क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो साइज एंड शेप क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो एक आएगा फ्रॉम मैटरनल एंड दैट इज फ्रॉम मदर, एक आएगा फ्रॉम पैटर्नल एंड दैट इज फ्रॉम फादर, एंड ये तुम्हारे पास 2 क्रोमोसोम है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से दीज आर क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट। ठीक है,
अब क्या होता है कि साइज और शेप मैच हो रही है, इसका मतलब वो क्रोमोसोम सेम है। अब जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जो जेनेटिक या जीन्स की जो पोजीशन होती है वो भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फॉर लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे हाइट का जीन है इस क्रोमोसोम में, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमोसोम 1 होगा फ्रॉम पैटर्नल एंड, या इसका जो होगा मैटरनल एंड, उसके पास भी सेम जीन वहीं पाया जाएगा, हाइट का जीन। ठीक है, तो जीन जिस जगह पर पाए जाते हैं, जिस एरिया में पाया जाता है क्रोमोसोम में, दैट पार्ट इज कॉल्ड लोकस और लोकाई। ठीक है, अच्छा अब जीन तुम्हें सिंपल से डेफिनेशन दूं तो जीन एक सेगमेंट है हमारे पास क्रोमोसोम पे, या तुम बोल सकते हो डीएनए की एक लेंथ है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो भी कोड होगा हमारे पास जीन में वो अल्टीमेटली अपने आप को किस में प्रेजेंट करेगा, प्रोटीन में प्रेजेंट करेगा बाय द प्रोसेस। सबसे पहले जीन जो होगा वो एक प्रोसेस अंडरगो करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसको थ्रू क्या होता है कि जीन अपने कोड्स को क्या करता है, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनटू आरएनए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, एमआरएनए बना। अब जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए का क्या करा जाएगा, ट्रांसलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ, यू मस्ट बी नोइंग, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की मदद से इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड फाइनली प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। और जो ये प्रोटीन्स होंगे ये तुम्हारी बॉडी में अलग अलग क्या करेंगे, काम करेंगे। कुछ इसमें से क्या होंगे, एंजाइम होंगे, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये लॉजिक आता है। तो जीन हमको पता चल गया जीन क्या होता है, तो जीन एक्सप्रेशन करता है इस तरह से। ठीक है, बट जीन हमारे पास यहां पर जो होगा, तो यहां पर हमारे पास की हाफ फॉर्म पाई जाएगी, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में हाफ फॉर्म जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एलील। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलील। तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं एलील, एंड वो आधा आधा दोनों जगह पे डिस्क्रीटली प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास ये दो क्रोमोसोम है, अगर दोनों पे हाइट के लिए हमारे पास जो है डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं, तो सच आर जीन विल बी नोन एज सच अ फैक्टर। पेयर जो हमारे पास है, ये पेयर जो होगा इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ऐसे हमारे पास अगर दोनों जगह रिसेसिव प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। बट अगर हमारे पास हाफ कॉम्प्लीमेंट डोमिनेंट का है, हाफ कॉम्प्लीमेंट रिसेसिव का है, तो सच इज अ केस ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये तो मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, खैर मेंडल यूज्ड टू कॉल दीज थिंग्स फैक्टर। मेंडल को जीन की नॉलेज नहीं थी, मेंडल इनको फैक्टर्स बोला करते थे। ठीक है, तो मेंडल जब इन्हें फैक्टर्स बोलते थे तो लोग पूछते थे भाई फैक्टर क्या है, कहां है, कैसे है, तो बता तो पाते नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे कोई फिजिकल बेसिस इस चीज का नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स को जो जीन बोला गया, ये बोला गया जोहानसन के द्वारा। ठीक है, तो जोहानसन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसका, तुम लोग नाम लिख सकते हो, जोहानसन बहुत कठिन नाम नहीं है, जोहानसन तुम ढूंढ भी लेना, कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मेंडल के जो फैक्टर्स थे उसको जीन्स बोला। ठीक है, चलो अब एलील तो बता दी मैंने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स। बट ये एलील्स देखो आपके पास कैसे हो सकते हैं, आइदर दे कुड बी डोमिनेंट और दे कुड बी रिसेसिव। एक लॉजिक समझते हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या है। सोचो मेरे पास यहाँ पे एक जीन का पार्ट है, ये जो सेगमेंट है इसने एक्सप्रेशन दिया और प्रोटीन बना। ठीक है, अब समझो ये प्रोटीन एक एंजाइम है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स मतलब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम एक रिएक्शन करता है जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे 100 सबस्ट्रेट है, और जब ये एंजाइम यूटिलाइज करेगा तो ये 100 प्रोडक्ट बन गए। सिंपल सी बात, मतलब इसने अपना कार्य पूरा किया, इसने सैचुरेशन शो नहीं करी, इसने किसी तरह की गलती नहीं करी, इसने पूरा काम किया। ठीक है, तो 100 सबस्ट्रेट से 100 प्रोडक्ट बन गया। बट फॉर सेम जो रिसेसिव होगा, तुम इसे समझ सकते हो, रिसेसिव से बनने वाला जो एंजाइम होगा उसके साथ दिक्कत है, वो सिर्फ 50% काम कर पाता है। ऐसे समझ लो, सिर्फ 50% काम कर पाता है। इसका मतलब अगर 100 सबस्ट्रेट दूंगा तो 50% कन्वर्ट होंगे, 50 सबस्ट्रेट बनेंगे क्या, प्रोडक्ट, और 50 आपस अनकन्वर्टेड 50s या 50 सबस्ट्रेट की फॉर्म में रह जाएंगे। तो अगर तुमसे पूछूं कि इनमें से एक्सप्रेशन किसका आएगा अगर दोनों साथ में रखे जाएं, तो ऑब्वियसली जो पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो पूरा काम फटाफट से कर दिया और इसका काम हुआ नहीं पूरा, तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, ऐसे केस में डोमिनेंट का आएगा। तो डोमिनेंट केस के हम लोग बहुत बार सबसे सिंपल डेफिनेशन यूज करते हैं, इज द वन
कि डोमिनेंट एलील इज वन व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस तरह की जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो डोमिनेंट रिसेसिव मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है हेटेरोजाइगस में भी, और होमोजाइगस में तो करेगा ही करेगा। बट रिसेसिव जो होता है वो सिर्फ अपने आप को कब क्लियर कर सकता है, कब एक्सप्रेस करेगा, इन होमोजाइगस कंडीशन। यू मस्ट बी गेटिंग दिस। ठीक है, तो इतना हो गया हम लोग के पास, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, ये तो हमारे पास देखो, हमारे पास एक ही लोकस पर अलग अलग तरह से किस तरह से हमारे पास फैक्टर्स अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, या जो जीन्स हैं या जो एलील्स हैं कैसे अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो उस बेसिस में हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव बता देगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारे पास। ठीक, अब आते हैं कुछ और टर्म्स हमारे पास जो थोड़े बहुत हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला हमारे पास जो है यहाँ पे होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का जो एक्सप्लेनेशन है कि वो एक ऐसा जाइगस, ऐसा जाइगोट, ठीक है, जिसमें दो आइडेंटिकल फैक्टर्स या एलील्स हों। आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, तो आइडेंटिकल तो हमारे पास ये अलग कंडीशन भी होगी, बड़ा टी अगर साथ में आ जाए। अगर ये एक गैमीट कंडीशन में हमारे पास दिख रहा है, जाइगोट कंडीशन में दिख रहा है जाइगोट में, तो ये भी होमोजाइगस हुआ। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी होमोजाइगस हुआ। और शब्द को अगर समझना हो तो होमो मतलब होता है सेम, जाइगो मतलब होता है पेयर। तो अ पेयर ऑफ सेम और आइडेंटिकल एलील्स। ठीक है, और दूसरा है हेटेरोजाइगस। तो ये तो अपने आप क्लियर हो गया, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और जाइगस मतलब होता है पेयर। तो एक ही पेयर हमारे पास डिफरेंट तरह का हो सकता है, इस तरह से कि बड़ा टी मान लो, छोटी मान लो, ये हो गया हेटेरोजाइगस हमारे पास। ठीक है, और ऐसे में तुमसे कोई पूछे कि एक्सप्रेशन किसका आएगा, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट का आएगा एक्सप्रेशन, रिसेसिव बताने से। देन कमिंग टू फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका जेनेटिक जो मेकअप होता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैं ये चीजें लिख रहा हूं, ये सब इसके जीनोटाइप है। बट जो तुम इससे इंप्लाई कर रहे हो कि फिजिकली कैसा होगा, तो दैट विल बी इट्स फिनोटाइप। जैसे बड़ा टी लिखा है, तुम्हारे दिमाग में अपने आप क्या आया कि टॉल, तो दिस इज फिनोटाइप, कि फिजिकल फीचर है टॉल होना। बट ये तो जीनोटाइप हुआ, तो तुम इसे तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते आंखों से जीनोटाइप को, बट तुम लोग फिजिकल फीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज दिस एंड दिस। ठीक है, तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, ये फिजिकल मेकअप। अच्छा, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है, जो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स पर अगर बात करें। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाई क्रोमोसोम की बात करूं मैं, तो वाई क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिर्फ वहीं पे मिलेंगे, जैसे SRY जीन्स, ये और कहीं नहीं मिलेंगे तुम लोग को। तो सच जीन्स है, सच काइंड ऑफ गैमीट्स जो आपस कंडीशन शो करते हैं, उनको बोलते हैं हेमीजाइगस। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिड फिगर की। एक टर्म है, देखो हाइब्रिड फिगर एक टर्म जो है, असल में इसका जो एक्चुअल यूज है वो आना चाहिए चैप्टर 9 में, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं तुम लोग को मैं, तो तुमको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जब भी हमारे पास क्या होता है कि अगर ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर शो करें, ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर शो करें, तो सच इज द केस ऑफ हाइब्रिड विगर। उसको हम किसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर बोलते हैं। एंड ऑल्सो एट टाइम्स इट इज नोन एज हेटेरोसिस, इसको हेटेरोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा हाइब्रिड विगर। इसको दोबारा से तुम लोग अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना कि अगर ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा अच्छा कैरेक्टर शो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स ज्यादा, तो होता है। तो एक सिंपल सी बात समझ में आएगी, ये ज्यादा कब होगा, हाइब्रिड विगर ज्यादा कब दिखेगा, जब हमारे पास हम ज्यादा क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं। ठीक है, और ये कम कब होगा, नेगेटिव कब जाएगा, जब ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं तो कम हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है नेचर खुद से अपने आप से, है ना। तो तुम देखोगे जो जानवर हर्मेफ्रोडाइट भी हैं, हर्मेफ्रोडाइट जानवर जो होते हैं वो भी अपने नेचर में क्या फॉलो करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सो दैट उनकी जनरेशन में नए कैरेक्टर्स आते रहे। और अगर ये चीज चलती रहेगी लगातार, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलती रही, तो हाइब्रिड विगर हो नहीं पाएगा। उल्टा एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, बीमारी भी आती है, जिससे क्या होता है पास फॉर नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या होती है, रिसेसिव कैरेक्टर्स आते हैं, और ये कैरेक्टर्स जो होते हैं पूरा पूरा जेनेटिक मेकअप सड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास है। अच्छा, छोटी मोटी चीजें, ये जो टर्म है हमारे पास जेनेटिक्स, ये टर्म दिया था बेटसन ने। ठीक है,
ऐसे आपने पूरे टाइटल ऑफ फादर्स लिखे यहाँ पे कि इस टाइटल में तुम लोगों को क्या क्या बंदों के नाम जो है पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है जीजे मेंडल, इनकी कहानी पढ़ोगे तुम आगे पूरे चैप्टर में, इनकी कहानी पढ़ने वाले हो। तो ये बेसिकली हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स है। विलियम बेटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और टीएच मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आर्चिबल्ड गैरो हमारे पास ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था हमारे पास जेनेटिक्स के ब्रीफिंग के ऊपर, इंट्रो के ऊपर। नेक्स्ट टाइम से हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन से पी प्लांट के कौन से कैरेक्टर्स को क्या करता स्टडी किया था और मेंडल की हिस्ट्री क्या थी। तो आज के लिए बस इतने ही। अभी के नेक्स्ट लेक्चर जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।